हेलो दोस्तों, और अध्याय अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 56 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 57 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 56 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। देखिए, ये पाठ्यक्रम स्कीम है, 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न पर आधारित अपना ये मॉडल पेपर है। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न है इसमें, देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है? बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर में। दोस्तों, जालोर में जो महिला साक्षरता दर है वो है दोस्तों 38.5%। ठीक है, और उसके बाद में आता है दोस्तों सिरोही का नंबर है, और सिरोही में महिला साक्षरता दर है वो है दोस्तों 39.7%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो है दोस्तों कोटा में। कहां पर है? कोटा में। कितनी? दोस्तों 65.9%। ये भी आपको इसमें याद रखना है। और उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों जयपुर का। ठीक है, जयपुर में महिला साक्षरता दर है 64% सर्वाधिक में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नीचे से दूसरा नंबर सिरोही का है और सबसे नीचे नीचे स्थान आता है जालोर का। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, रीड कोर में स्थापित किया गया था। ये रोड डेवलपमेंट से संबंधित है। दोस्तों, ये रीड कोर कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये अक्टूबर 2004 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ये कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। 3 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है वो है दोस्तों पवन अपर्दन, यानी कि जब हवा चलती है तो मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो पवन अपर्दन सर्वाधिक है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाह नदी नहीं है? बताइए, कौन सी अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है? यहाँ पर देखिए, काकनी है, मेंढा है, खंडेला है, लेकिन यहाँ पर वाक्कल वाक्कल है। ये दोस्तों एक उदयपुर से एक नदी निकलती है, साबरमती। ठीक है दोस्तों, इस साबरमती नदी की सहायक नदी है ये वाक्कल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों, रूपारेल नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो दोस्तों, ये उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से दोस्तों इसका उद्गम है वो होता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताने हैं। दोस्तों, नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए अपने को सही उत्तर को चुनना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, पहला कथन देखिए, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। तो दोस्तों, अपना ये पहला ही कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए, ये मुख्य सीमा भ्रंश है, ये अरावली व हाड़ौती को अलग करती है ये सीमा भ्रंश। ठीक है, और महान सीमा भ्रंश है उत्तर पश्चिम भारत में एक प्रमुख टेक्टोनिक दोस्तों ये अलाइनमेंट है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो ये अपना पहला कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा और सीमांकित नहीं है ये। ठीक है, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप
वो भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अरावली वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 2, 3, 4 कथन है वो क्या है, इसमें सही है। कोट भाषा में अपने को उत्तर देना है 2, 3, 4, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। दोस्तों हिंदू ओलंपस किसे कहा है, तो दोस्तों माउंट आबू को, माउंट आबू को दोस्तों हिंदू ओलंपस कहा है, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है, बताइए हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको हर मंजिल के नाम है वो बता देता हूँ। देखिए सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था, और इसकी प्रथम मंजिल का नाम है शरत मंदिर। प्रथम मंजिल का नाम है शरत मंदिर, दूसरे मंदिर का नाम है दूसरी मंजिल का नाम है वो है रत्न मंदिर, और तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंजिल, ठीक है, और चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर, और 5वीं मंजिल का नाम है दोस्तों हवा मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी मंजिल का नाम पूछा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, विचित्र मंदिर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत दोस्तों कब की गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये की गई दोस्तों 1958 में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1958 में। आगे देखिए राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल एजेंसी है, बताइए राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है, तो दोस्तों वो नोडल विभाग कौन सा है, वो है दोस्तों आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये किया गया था अक्टूबर 2017 में, अक्टूबर 2017 में। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है, बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों टोंक। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टोंक। आगे देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, बताइए सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ट्यूबवेल, ठीक है। सिंचाई का प्रमुख स्रोत है वो दोस्तों, अब तो देखिए कुएं में तो पानी नहीं रहा, ट्यूबवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें कनक सागर एक है, तो दोस्तों कनक सागर एक क्या है, तो दोस्तों ये एक अभ्यारण्य है, क्या है, पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पर है, बूंदी में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर पक्षी अभ्यारण्य है। आगे देखिए केसर बाग वन्यजीव क्षेत्र स्थित है, केसर बाग वन्यजीव क्षेत्र है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये बताइए दोस्तों ये धौलपुर में है, कहाँ पर है, धौलपुर में है ये केसर बाग वन्यजीव क्षेत्र। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, बताइए कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो दोस्तों देखिए अल्नीनो व लानीना, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं और अन्नाच्छादन, ठीक है, ये तीनों दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, सौर धब्बे नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी सी डी। कौन से ऑप्शन में, पहले नंबर के ऑप्शन में ही है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए, तो दोस्तों वो है इसमें जयसमंद, जयसमंद झील से दोस्तों ये श्यामपुरा और भाट नहरें है वो निकलती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 19 नंबर का प्रश्न है, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नांकित में से कौन सी है।
नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नांकित में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 300 से 500 मीटर, 300 से 500 मीटर, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? मालवा पठार का फैलाव दोस्तों कौन से राज्य में नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में नहीं है। अब दोस्तों अपन देखिए भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, जल महल स्थित है, बताइए जल महल है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये मानसागर झील जयपुर में स्थित है दोस्तों ये जल महल। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है ठूटिया। क्या कहलाता है? ठूटिया। तो यहाँ पर इसमें टूटिया या टूटिया आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसको टूटिया भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? बताइए पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बाड़मेर की। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है या स्पष्ट प्रभाव है? निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो दोस्तों ये स्पष्ट प्रभाव है तो ये वागड़ी के ऊपर है दोस्तों। और ये वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। तो और उसके टच में गुजरात है, तो सीधी सी बात है प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, बेंगटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? बेंगटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो दोस्तों बताइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बेंगटी गांव फड़ौदी में दोस्तों हडबू जी का मंदिर है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरी तरफ संबंध देशी रियासत है। यानी कि दोस्तों कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध कौन सी देशी रियासत से है? यहाँ पर देखिए रघुबर दयाल गोयल, इनका संबंध बीकानेर रियासत से इनका संबंध था, बिल्कुल सही है। बाबा हरिश्चंद्र नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, आजाद मोर्चे को गठन दोस्तों इन्होंने किया था जयपुर में, तो इनका संबंध जयपुर से। मथुरा दास माथुर, इनका संबंध दोस्तों जोधपुर से, बिल्कुल सही है। गोपीलाल यादव, यहाँ पर अलवर, ये गलत हो जाएगा, इनका संबंध दोस्तों भरतपुर से था। इनका संबंध है वो भरतपुर से था, अलवर से नहीं था। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों यह आयोजित हुआ था कहाँ पर बताइए? तो यह आयोजित हुआ था दोस्तों उदयपुर में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। बताइए संप सभा की जो स्थापना है वो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी ने की थी दोस्तों संप सभा की स्थापना। 3 नंबर ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया। बताइए दोस्तों 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया। तो दोस्तों जिसका केंद्र है वो एरिनपुरा, एरिनपुरा रखा गया। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों गागरोन का युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था दोस्तों 1519 ईस्वी में महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मुगल मेवाड़ संधि 1615 किसके मध्य हुई? तो दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि है वो किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी दोस्तों जहांगीर एवं अमर सिंह, जहांगीर एवं अमर सिंह के मध्य ये मुगल मेवाड़ संधि है वो हुई थी। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? बताइए कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? तो वो है दोस्तों मरुमयंक। याद रखना, मरुमयंक। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेमंद आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों मेमंद आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये सिर का आभूषण है। कहाँ का? सिर का आभूषण है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लूर। क्या हो जाएगा? लूर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है दोस्तों, लूर। ये ग्रासी जनजाति का नृत्य है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी को पता है जनवरी के महीने में मनाया जाता है और ये अधिकतर 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, संत हरिदास कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे? तो दोस्तों संत हरिदास है, ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, शिला देवी का मंदिर है किस जिले में स्थित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, किस किले में स्थित है? शिला देवी का मंदिर कौन से किले में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आमेर में है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आमेर में है। आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शांता त्रिवेदी। कौन थी? शांता त्रिवेदी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शांता त्रिवेदी। आगे देखिए, यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न है, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो वो था दोस्तों महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बरड का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? बरड का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित है बूंदी से। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी। अब दोस्तों अपन है वो भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों राजस्थान सूचना आयोग का गठन है वो कब हुआ? तो ये 18 अप्रैल 2006 को, 18 अप्रैल 2006 को दोस्तों इसका गठन हुआ था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इसमें दोस्तों सचिव की बात कर रहा हूं। तो देखिए मंत्रिमंडल का सचिव, दोस्तों ये मुख्य सचिव है, ये मंत्रिमंडल का सचिव। और देखिए मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सचिवों का प्रमुख, लोक सेवकों का प्रमुख। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये सारे के सारे हैं वो प्रमुख सचिव, यानी कि मुख्य सचिव की भूमिका और पद के संबंध में यहाँ पर सत्य कथन बताना था। तो दोस्तों इसमें ये सारे के सारे हैं वो सही है, यानी कि मंत्रिमंडल का सचिव भी होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी होता है, सचिवों का प्रमुख भी होता है और लोक सेवकों का प्रमुख भी होता है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे सही है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? दोस्तों कितने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 20। तो जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और 3 पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों, 20 और 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए?
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 1 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1952। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो बताइए, मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो वो ये लागू होता है दोस्तों अनुच्छेद 51A। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर भाग 4 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित है दोस्तों, अब अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? बताइए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो, यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39B। अनुच्छेद 39B, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, संपत्ति का अधिकार एक है, तो ये क्या है? ये कानूनी अधिकार है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 300 में इसको रखा गया है। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? बताइए कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए 1 2 3 3 और 3 6 1 7, 7 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर अपने को दोस्तों कूट भाषा में अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से मौलिक अधिकारों में शामिल थे? देखिए समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी था, संपत्ति का अधिकार भी था। दोस्तों ये मूल संविधान में सारे के सारे अधिकार थे। बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में तो ये सारे ही थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीवेज प्रक्रिया के लिए अवायवीय सलज डाइजेस्टर में डाला जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसे सीवेज प्रक्रिया के लिए अवायवीय सलज डाइजेस्टर में डाला जाता है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे सक्रिय सलज। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक है ऑटो इम्यून रोग है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें रेयूमेटाइड आर्थराइटिस। रेयूमेटाइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, हथौड़े के आकार की कण अस्थिका है। बताइए हथौड़े के आकार की कान की हड्डी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मेलियस। क्या नाम है दोस्तों? मेलियस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेलियस। आगे देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से
कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाग 6 के अंदर अपन करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ये भारतीय करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। तो दोस्तों कब हुआ था बताइए? मनमोहन सिंह जी का निधन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर 2024, 26 दिसंबर 2024। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पेडी पावर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 17 से 23 मार्च। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पेडी पावर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 17 से 23 मार्च 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया दोस्तों इंग्लैंड में। कहाँ पर आयोजित किया गया? इंग्लैंड में। महिला और पुरुष दोनों का दोस्तों ये विश्व कप है वो आयोजित हुआ था इंग्लैंड में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वर्ल्डोमीटर द्वारा प्रकाशित 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसमें शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए, वर्ल्डोमीटर द्वारा प्रकाशित 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसमें शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों सबसे अधिक प्रतिशत है वो है दोस्तों किसमें? तो ये भूटान में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूटान में, ठीक है। आगे देखिए, इसमें राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें झारखंड। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड में। आगे देखिए, राजस्थान में खेल पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? खेल पत्रकारिता का जनक है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों एस.एल. मथुरिया, एस.एल. मथुरिया को माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना तथा ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बताइए कहाँ किया गया इसका शुभारंभ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कायड़ अजमेर में किया गया। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कायड़ अजमेर में। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर किस कार्यक्रम की शुरुआत की? बताइए, राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम की शुरुआत की। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में विवेक मास मनाया गया। तो बताइए स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में विवेक मास मनाया गया, तो ये कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये मनाया गया 12 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बांकरोटा जयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुखद टैंकर हादसा कब हुआ था? बताइए दोस्तों, वो टैंकर हादसा हुआ था जिसमें काफी लोग वो जिंदा जल गए थे, तो वो हादसा बताइए कब हुआ था? तो वो हादसा है वो दोस्तों हुआ था 20 दिसंबर 2024 को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20 दिसंबर 2024 को। आगे देखिए, श्री नीरज चौधरी को राजस्थान के किस विभाग का स्टेट आइकॉन घोषित किया गया है? श्री नीरज चौधरी को राजस्थान के किस विभाग का स्टेट आइकॉन घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्वाचन विभाग का। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन विभाग का। अब दोस्तों अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 66 से लेकर और 70 तक। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब
सर्च इंजन नहीं है। बताइए कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें सफारी है, ये एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। बिंग है, गूगल है, बायदू है, तो यहाँ पर इसमें सफारी नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यूआरएल का क्या अर्थ होता है दोस्तों? यूआरएल का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यूआरएल का जो अर्थ है, बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यूआरएल का जो अर्थ है होता है, वो होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्टर कीज को क्या माना जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्टर की को क्या माना जाता है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसको मोडिफियर बोलते हैं दोस्तों, मोडिफियर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मोडिफायर की बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एमएस एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट नहीं किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? एमएस एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट को सभी प्रिंट नहीं किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों क्लीन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्लीन। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वहां पे इसमें, तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न और 15 प्रश्न मैथ से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, 70 प्रश्न परीक्षा में जीके से संबंधित पूछे जाएंगे, और जिसमें से 50 प्रश्न है वो राजस्थान जीके के प्रश्न होंगे। ठीक है, बाकी राजस्थान जीके के में मैंने आपको डिवाइडेशन के अनुसार करवाए हैं। 20 प्रश्न राजस्थान भूगोल के, 20 प्रश्न इतिहास और कला संस्कृति के, और 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के, और 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के। 50 प्रश्न ही हो गए। उसके अलावा दोस्तों 5 प्रश्न भारतीय संविधान के, 5 प्रश्न भारत के करंट अफेयर के, और 5 प्रश्न है वो साइंस के, और 5 प्रश्न कंप्यूटर के। 20 प्रश्न ही होंगे। ठीक है, तो ये मैंने करवा दिए हैं। अब अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ यहाँ पर क्या दे रखा है? पत्र दे रखे हैं। एक तरफ है क्या दे रखा है? पत्र दे रखा है, और दूसरी तरफ दोस्तों उन पत्रों को में वो किसको पत्र भेजा जाता है, वो कौन सा पत्र है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, सारे आ जाएंगे। देखिए अनुस्मारक पत्र किसे कहते हैं? दोस्तों अनुस्मारक पत्र कहते हैं स्मरण पत्र को। किसको बोलते हैं? स्मरण पत्र को बोलते हैं अनुस्मारक पत्र। और परिपत्र किसको बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं दोस्तों अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जाने वाला पत्र है वो परिपत्र कहलाता है। और अधिसूचना पत्र, अधिसूचना है ये कहलाता है दोस्तों राजस्व में प्रकाशित जो सूचना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अधिसूचना पत्र। और ज्ञापन किसको बोलते हैं? ज्ञापन दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जैसे कलेक्टर को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, विधायक को ज्ञापन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञापन राजकीय पत्राचार में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र है वो ज्ञापन होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 2 1 4 3। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए किस विकल्प में प्लिय का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है? किस विकल्प में दोस्तों प्ली का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, बताइए, तो वो है सुसंगत कथन। ठीक है, प्ली का मतलब होता है सुसंगत कथन है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपने घर के गुणवान व्यक्ति की कोई कदर नहीं, लेकिन बाहरी व्यक्ति को पूरा सम्मान के लिए
उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 74 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो दोस्तों वो है बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है दोस्तों ये, ठीक है। तो अपने को पता नहीं है कि वो आनंद पूर्वक सो रहा होगा या नहीं होगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य नहीं है, बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए, मैं इस बात को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है, ठीक है, इस बात को स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की, बिल्कुल सही है। वह विलाप करके रोने लगा। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर विलाप करते हुए रोने लगा, विलाप करते हुए रोने लगा, विलाप करके रोने नहीं, विलाप करते हुए रोने लगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है वो अशुद्ध वाक्य है। उसने अपने पांव से जूता उतारा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वृद्धि योद्धा सामर्थ्य। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या है? तो दोस्तों वो शब्द क्या है? तो वो है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प चयन कीजिए। अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प चयन कीजिए। तो पतिव्रता का विलोम क्या हो जाएगा? कुल्टा। क्या हो जाएगा? कुल्टा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुल्टा। आगे देखिए, यहाँ पे किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे संग्रह का परिग्रह। संग्रह का क्या हो जाएगा? परिग्रह, ठीक है। ये अपना इसमें गलत दे रखा है। संग्रह का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? बंटवारा, या आप बोल सकते हैं विपर्याय, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बंटवारा, संग्रह का क्या हो जाएगा? बंटवारा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी सघन का विरल होता है, सम्मुख का विमुख होता है, ऋजु का फक्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें तीनों के तीनों विलोम शब्द है वो सही दे रखे हैं, चौथा इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, 80 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची है? सभी शब्द घर के पर्यायवाची है। तो दोस्तों निकेत और निलय, निकेत और निलय ये दोस्तों घर के पर्यायवाची है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों चाप धनु चपला, चाप धनु चपला। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए खिलौना शब्द में प्रत्यय है, खिलौना शब्द में प्रत्यय है, तो वो कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, खिलौना शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें ओना प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। खेल प्लस ओना, खेल प्लस ओना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओना प्रत्यय है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 83 नंबर का प्रश्न है, मान शब्द का अर्थ है सम्मान। मान शब्द का अर्थ है सम्मान। इसमें निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ घमंड हो जाता है? बताइए, इनमें निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ घमंड हो जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए अभिमान। अभिमान का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? सही है, घमंड। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वेच्छा शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों स्वेच्छा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा, बताइए क्या? तो सव प्लस इच्छा, ठीक है, सव प्लस इच्छा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें देखिए, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? बताइए किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए।
तो वो है गा प्लस अक, गायक। तो दोस्तों गे प्लस अक होता है, गे प्लस अक होता है ये, ठीक है। अयादी संधि का प्रयोग हुआ है इसमें, गे अक में। तो यहाँ पे गा प्लस अक है, वो इसमें गलत हो जाएगा। 4 नंबर का 86 नंबर का प्रश्न है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है, देखिए दृष्टि का बोलते हैं दोस्तों दाढ़ी को, बिल्कुल सही है। गोदुम गाहक, ये गलत हो जाएगा। गोदुम बोलते हैं दोस्तों गेहूं को, ठीक है। गोदुम बोलते हैं गेहूं को। बगीर बोलते हैं, सॉरी बदिर बोलते हैं बेरे को, और पाषाण बोलते हैं पान को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें दोस्तों कौन सा विशेषण है? तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, इनमें से सक्रमक क्रिया का उदाहरण नहीं है, बताइए इनमें से सक्रमक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मोहन रोता है, इसमें इसमें कर्म नहीं, ये कर्म नहीं है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, यह अकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, मैं सर्वनाम है, तो यह अपने आप, तो अपने आप में दोस्तों निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, हिंद महासागर निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर यहाँ पे महासागर होता तो ओनली फॉर महासागर होता तो वो एक जातिवाचक संज्ञा में आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम आया है हिंद महासागर, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जैसे कि पहाड़ है वो क्या है, तो एक जातिवाचक संज्ञा है। और गुरु शिखर पर्वत, ठीक है, तो वो क्या है, नाम आ गया, तो वो व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायरेक्शन इंसर्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द गैप्स, रिमेंबर नॉट टू लीव एनी स्पेसेस बिफोर और आफ्टर द पंक्चुएशन मार्क। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटेंस है, यहाँ पर आप देखिए, डू यू रिकॉल इन द लास्ट ग्रामर एक्सरसाइज हाउ ही फेल फ्रॉम हिज हाउस। अब यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, देखिए इंग्लिश ट्रांसलेट करना है अपने को, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करे, इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा डोंट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट रिलेटिंग इन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 93 नंबर का प्रश्न है ये। सेंटेंस देखिए, मोस्ट ऑफ लियो टोल स्टोरीज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए क्या आएगा? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इसके अंदर आपको मैं बताऊं तो इसके अंदर क्या पूछा है कि दोस्तों एरर, देखिए चूज द करेक्ट रिलेटिंग टू प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मोस्ट ऑफ लियो टोल्स्टॉयज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड टू हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेज। तो दोस्तों यहाँ पर 2 आया है ना, 2 के स्थान पर दोस्तों यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच टू फिलिंग द ब्लैंक। दोस्तों खालिस्तान भरना है। यहाँ पर देखिए व्हेन शी स्माइल्स हु कैन बी एंग्री हर। तो बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें आएगा विथ हर। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विथ हर का आएगा इसमें। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें देखिए सी डज नॉट लाइक मिल्क, सी डज नॉट लाइक मिल्क। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसमें देखिए देयर इज हार्डली प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एनी, एनी प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, हार्डली के साथ में एनी का प्रयोग होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है इनमें से वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें करेक्ट स्पेलिंग है तो वो है ये गारंटी, GUARNTEE। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो दोस्तों इसमें देखिए वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज श्योर टू बी सिलेक्टेड। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। तो इसमें देखिए व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज नरेशन। दोस्तों चेंज नरेशन, यहाँ पर देखिए द मैन एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वाज ruined। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें द मैन सेड अलास आई एम ruined। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों यहाँ पर देखिए ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। दोस्तों ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। बताइए उसने कहा कि मोहन नेक्स्ट ट्रेन कब है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्री फाइल्स, चेंज द वॉइस। बताइए वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्री फाइल्स। तो बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्री फाइल्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए विच द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग पैसिव सेंटेंस, विच इज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग पैसिव सेंटेंस। तो इसमें देखिए आई वाज टेकन टू द पब्लिक लाइब्रेरी, आई वाज टेकन टू द पब्लिक लाइब्रेरी बाय माय सिस्टर बिफोर आई वाज एबल टू रीड, आई वाज एबल टू रीड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें देखिए बिफोर आई वाज एबल टू रीड माय सिस्टर टुक मी टू द पब्लिक लाइब्रेरी। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 104 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए आई दिस पैलेस बाय द टाइम सी कम। बताइए टेंस, आई दिस पैलेस बाय द टाइम सी कम टेंस। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है विल लिव, विल लिव। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विल लिव। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए आई ए प्ले बाय पिंटर। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें आई एम रीडिंग। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आई एम रीडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न है,
एक जोड़ी मोजे को एक जोड़ी मोजे को 3 दिन में बुन सकता है। एक जोड़ी मोजे को ए 3 दिन में बुन सकता है। बी एक जोड़ी मोजे को 6 दिन में बुन सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर बुनना प्रारंभ करते हैं तो कितने दिनों में 2 जोड़ी मोजे को बुन सकेंगे? बताइए दोस्तों। सीधा सा हो जाएगा। ए एक जोड़ी मोजे बुनता है 3 दिन में, ठीक है। तो बी एक जोड़ी मोजे बनता है 6 दिन में, तो दोनों मिलकर मोजे बनेंगे। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 3 और 6, ठीक है। 3 और 6 दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 18, ठीक है। 18 में दोस्तों 3 का भाग दोगे तो कितनी बार गया? 6 बार गया। और ये इसका इसका गया दोस्तों 2 बार, सॉरी 3 बार, ठीक है। तो 6 और 3 9, यानी कि क्या हो जाएगा? 9/18। भाग दिया तो दोस्तों कितना आ जाएगा? काट दिया तो 2, यानी कि 2 दिन में बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोनों मिलकर दोस्तों 2 दिन में 2 जोड़ी मोजे बुन सकेंगे। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, चांदनी ने 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सलज 80,000 रुपए लगाकर साझेदार बनी, ठीक है। यानी कि अब आगे देखिए, 1 वर्ष बाद प्रकाश 1,20,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा? सीधा सा दोस्तों यहाँ पर देखिए 45,000 इंटू 24 कर लीजिए, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 6 माह बाद शामिल हुआ है, तो दोस्तों 80,000 इंटू 18, 2 साल का निकालना है ना, ठीक है। और उसी प्रकार दोस्तों प्रकाश है वो 1,20,000 रुपए लगाकर प्रारंभ हुआ। ये 1 साल बाद प्रारंभ हुआ, तो ये 12 महीनों के लिए, ठीक है। ये 24 महीने के लिए, ये 18 महीने के लिए, और ये 12 महीनों के लिए। अब दोस्तों अपने को इनका अनुपात निकालना है। जो भी अनुपात निकलेगा वही अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कटती, ये भी 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, और ये भी दोस्तों 3 जीरो से 3 काट दी, ठीक है। अब ये 6 से कट रहे हैं, तो ये 6 से दोस्तों कट रहे हैं। देखिए 6 चौका 24, और ये 6 ती 18, और ये 6 दूनी 12, ठीक है। अब ये 4 3 2, तो ये आ गया इधर। अब दोस्तों अपने पास में बचे 120, 80 और 45। अब किससे कट रहे हैं? ये 5 से कट रहे हैं, तो ये 5 से कट रहे हैं। देखिए 5 से कितनी बार कटा? 9 बार। ये कितनी बार कटा? तो दोस्तों ये 16 बार। और ये दोस्तों 24 बार कटा, ठीक है। तो 9, 16 और 24, ठीक है। अब 9 इंटू 4, 16 इंटू 3 और 24 इंटू 2, यानी कि 9 चौका 36, और दोस्तों 16 ती 48, और 24 दूनी 48। अब कट रहे हैं क्या किसी से? तो देखिए 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो ये 3 और ये 4 और ये 4, यानी कि 3:4:4, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये लाभ का अनुपात हो गया। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, यदि 0.36 अनुपात 0.48 समानुपात 0.48 अनुपात x है तो x का मान क्या होगा? दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पे 0.48 इंटू 0.48 बटे 0.36 है। वैसे इसको काट लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 0.64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी मूलधन पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 1128.60 रुपए है, वह मूलधन क्या है? बताइए। किसी मूलधन पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 1128.60 रुपए है, वह मूलधन क्या है? तो दोस्तों वह मूलधन क्या है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन उठा के कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। या आप दोस्तों ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए किसी मूलधन पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 1128 रुपए है, ठीक है। तो वह मूलधन क्या है? तो दोस्तों अब इसमें देखिए, माना कि मूलधन अपन ने मान लिया कितना? 100 रुपए।
और 2 वर्ष का ब्याज निकालना है तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 100 इंटू 9% की दर दे रखी है ना, तो 109 बटे 100 इंटू 109 बटे 100 और माइनस 100, बस ये करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा ब्याज, तो दोस्तों ये आ जाएगा 18.81, 18.81 ये आ जाएगा दोस्तों इसका ब्याज, ठीक है। अब दोस्तों वास्तविक ब्याज है कितना, 1128.60 है। तो अपने को क्या करना है, वास्तविक मूलधन निकालना है। तो यहाँ पर 1128.60 बटे 18.81 इंटू 100 कर लीजिए, बस इसको आप काट लोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, इसको आप काटोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा ये 60 से कट गया, ठीक है। तो 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में होगा। देखिए 8 वर्ष में दोस्तों क्या हो रहा है, 4 गुना, सॉरी देखिए एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। देखिए 4 वर्ष में दोस्तों वो दुगना हो जाता है, ठीक है। तो 8 वर्ष में दोस्तों कितना होगा, 8 वर्ष में दोस्तों 4 गुना, और 8 दूनी 16, 16 वर्ष में दोस्तों ये 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपए है तो ए का वेतन क्या होगा, बताइए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ए का वेतन 30%, बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपए है, ठीक है, तो ए का वेतन क्या होगा बताइए। तो दोस्तों ए का वेतन क्या होगा, ये जो 2400 है, ठीक है, इस 2400 में दोस्तों आप 5 का भाग देखिए एक बार, तो कितना आएगा, 4, ठीक है, फिर 8, 480, ठीक है। देखिए यहाँ पे 480 480 कितने होते हैं, 960, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वेतन अगर 2400 है तो दोस्तों सॉरी बी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, फिर भी देखिए 30% बराबर दोस्तों 30/100 एक्स, तो ये ए का वेतन x रुपए हो तो उसका दोस्तों ये हो जाएगा 30% बराबर 30/100 एक्स, ठीक है। तो बी का वेतन 100 रुपए है तो उसका 3/5 का 20%, तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिखेंगे 100 इंटू 3/5 इंटू 20/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 12, ठीक है, कितना आ जाएगा 12 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए x बराबर 12 इंटू 100, एक्स बराबर दोस्तों x बराबर 12 इंटू 100/30, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40। तो यहाँ पे बी का वेतन 100 रुपए है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 1 रुपए बराबर 40/100, तो दोस्तों 2400 रुपए बराबर क्या हो जाएगा 40/100 इंटू 2400, बस काट लीजिए 960 रुपए आ जाएगा अपना राइट आंसर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है और खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपए बचाता हो तो अमित की वार्षिक आय क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए अमित और कैलाश की आय का अनुपात 3:2, ठीक है। व्ययों का अनुपात दोस्तों यहाँ पर 5:3, तो बचत का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 1:1, बचत का अनुपात है वो क्या हो जाएगा 1:1। देखिए यहाँ पर वास्तविक बचत है वो 1000 रुपए के बराबर है, तो दोस्तों अमित की आय है वो ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
दोस्तों देखिए एक एक तो बचा रहा है, और वार्षिक आय का दोस्तों यहाँ पे अनुपात है कितना, 3 और 2 5, ठीक है, और एक बचत कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक अमित की आय 6/1 इंटू 1,000 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6,000। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6,000, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने 2 रेडियो 399 प्रति रेडियो के हिसाब से बेचे। उसे पहले रेडियो पर 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि हुई, तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो दोस्तों जब विक्रय मूल्य समान दे रखा है और प्रतिशत बराबर दे रखे हैं, दोस्तों 5 का 5% निकाल लीजिए, 5 का 5% निकाल लीजिए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, 5 का 5% निकालना है। सॉरी दोस्तों, 5 का 5%, तो यानी कि 5/5 इंटू 100, तो 500 में दोस्तों आप 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा दोस्तों ये। देखिए पहले रेडियो के ऊपर बता ही देता हूँ दोस्तों आपको। देखिए दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है, 399, ठीक है। एक पर 5% का लाभ, तो एक पर 5% की हानि। तो पहले रेडियो के ऊपर लाभ निकालना है, तो यहाँ पे 5/105 इंटू 399, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 19 रुपये आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में दोस्तों 5% की हानि हुई है, तो यहाँ पे 5/95 इंटू 399, तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, 21। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 रुपए की क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है, 2 रुपए की हानि। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी वस्तु को 270 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों सीधा सा ऑप्शन उठा के कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 300 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें दोस्तों 300 रुपए होगा, ठीक है। देखिए 270 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो कितने की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, ठीक है। यानी कि 300 रुपए का 10% कितना होता है दोस्तों, 30, ठीक है, 30 कम हो गए। 10% लाभ पर बेचेंगे तो 30 बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 रुपए लाभ अधिक होता। तो यानी कि दोनों में से अंतर कर लीजिए, ठीक है। 5% बराबर क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो दोस्तों 10% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2,000। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 20,000। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 5 वर्ष पूर्व राम श्याम मोहन और सोहन की औसत आयु 45 वर्ष था। तो दोस्तों 45 इंटू कितने हैं, 1 2 3 4, तो 45 इंटू 4 कर लीजिए। 45 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, तो 90 180। 180 में दोस्तों 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो इसमें चारों में 5 5 और जोड़ दीजिए, यानी कि 20 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 200, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें प्रकाश को शामिल करने पर उनकी वर्तमान आयु का औसत 49 वर्ष है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 49 इंटू 6 कर लीजिए, सॉरी 5, ठीक है। 49 इंटू 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 245, ठीक है। अब अंतर कर लीजिए, यहाँ पे प्रकाश की आयु पूछा है, तो 200 यानी कि 245 में से 200 गए तो कितने बचे, 45। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11। तो इसमें 5 का भाग दो दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28/5 बराबर कितना हो जाएगा, 5.6। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 5.6। आगे देखिए, 1/3 2/9 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अंशों का लसअ पे और हरों का दोस्तों मैसअ पे निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाले का
जो एलसीएम निकलेगा 20 और नीचे वाले का निकलेगा 3, तो यहाँ पे 20/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 45 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 मिनट। यानी क्या 3 किलोमीटर दूरी करने में लगा समय 30 मिनट। ठीक है। अब दोस्तों दूरी अपने पास कितनी बची? 3 किलोमीटर। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे इसको 3/1/4 करेंगे। तो दोस्तों 3 इंटू 4 यानी कि 12। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा की राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए कि निम्नलिखित में से किस अवधि में बिक्री में लगातार वृद्धि हुई है। तो दोस्तों बिक्री में लगातार अवधि है वो वृद्धि दोस्तों ये जून से अगस्त तक हुई है। जून से अगस्त तक। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ देखिए मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।